दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास यानी इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। आप सभी जानते हैं कि लोक प्रशासन अध्ययन के विषय के रूप में एक नया विषय है और इसका विकास किस प्रकार से हुआ आज के हमारे इस टॉपिक का मुख्य विषय है। देखिए, लोक प्रशासन न केवल एक क्रियात्मक बल्कि बौद्धिक विषय है। एक क्रियाकलाप के रूप में ये सामाजिक जीवन के प्रारंभिक काल से अस्तित्व में रहा है और एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस के रूप में लोक प्रशासन उतना ही प्राचीन है जितना कि राज्य। जिस प्रकार राज्य की प्रकृति, कार्य क्षेत्र और दायित्वों में परिवर्तन हुआ है, उसी के अनुरूप लोक प्रशासन भी परिवर्तित होता गया है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो लोक प्रशासन की जो विकास यात्रा है, ये प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक चलती रही है और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक यानी वर्तमान समय में जो परिवर्तित हो रही प्रशासनिक संस्था है और कानून है, इन सभी विशेषताओं का इसमें व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है। एक विषय यानी डिसिप्लिन के रूप में या अध्ययन के विषय के रूप में इसका आरंभ 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ है। हालांकि प्रशासन या किस तरह से शासन किया जाए, ये बहुत ही प्राचीन समय से या पुराने समय से चलता आ रहा है, लेकिन एक विषय के रूप में इसका आरंभ 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ है। इसलिए कहा जाए कि ये एक नया सामाजिक विज्ञान या न्यू सोशल साइंस है। यानी लोक प्रशासन से संबंधित जो सिद्धांत हैं, नियम हैं और कार्य हैं, उनका एक विषय यानी शास्त्र के रूप में अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान करना इसमें शामिल है। तो जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक विषय के रूप में बात करते हैं तो ये एक नया सामाजिक विज्ञान है जिसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुई है। प्राचीन काल से अनेक चिंतकों ने प्रशासकीय विचार और व्यवहार में अपना योगदान तो दिया है, जैसे प्राचीन भारत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, प्राचीन पश्चिम में अरस्तु की पॉलिटिक्स, मध्यकालीन भारत में अबुल फजल द्वारा लिखित ग्रंथ आईने अकबरी जो कि अकबर के शासनकाल में लिखा गया, और मध्यकालीन पश्चिम में मैकियावेली की प्रिंस यानी नरेश में सरकार के संगठन, प्रशासन के कार्य करने के तरीके, ये विषय महत्वपूर्ण सामग्री प्रशासन से संबंधित उपलब्ध हैं। 18वीं शताब्दी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में कैमरलवाद सरकारी मामलों में व्यवस्थित प्रबंधन से जुड़ा हुआ था और कैमरलवादियों ने लोक प्रशासन के अध्ययन में रुचि दिखाई। उन्होंने लोक प्रशासन से जुड़े विषयों पर व्यवस्थित शोध कार्यों को हाथ में लिया। उनके अध्ययन और शोध का उद्देश्य लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विसेज के लिए प्रत्याशियों को प्रशिक्षित यानी ट्रेंड करना था। इसलिए उन्होंने लोक प्रशासन की संरचना, सिद्धांत और प्रक्रियाओं के विवरणात्मक अध्ययन पर और लोक अधिकारियों के पेशेवर प्रशिक्षण पर जोर दिया था। जॉर्ज जिंके कैमरलवादी समूह के सबसे प्रतिष्ठित विद्वान थे, याद रखिएगा। लेकिन अगर लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग देखा जाए तो ये 17वीं शताब्दी तक विश्व में कहीं नहीं हुआ था। लोक प्रशासन जो शब्द है, इसका प्रयोग 17वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ था। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से शासन किया जाए, कैसे शासन चलाया जाए, व्यवहारिक रूप से, क्रियात्मक रूप से इसकी चर्चा की गई, लेकिन लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग 17वीं शताब्दी तक कहीं नहीं किया गया। 17वीं शताब्दी में जो हमारी यूरोपियन लैंग्वेजेस थीं, उसमें लोक प्रशासन शब्द का प्रचलन राजा के निजी कार्यों और सार्वजनिक कार्यों को पृथक मानने के संदर्भ में हुआ था। आधुनिक लोक प्रशासन का अध्ययन सबसे पहले प्रशा यानी जर्मनी में हुआ, जब इसे परिवीक्षाधीन यानी प्रोबेशनरी लोक कर्मचारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। संभवतः 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अमेरिका में पहली बार लोक प्रशासन के अर्थ और उद्देश्य को अमेरिकी वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन की पुस्तक फेडरलिस्ट में परिभाषित किया गया और फ्रांस के चार्ल्स जां बूनिन ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1812 में लोक प्रशासन सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक नामक प्रथम पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी थी। 1812 में
लोक प्रशासन के सिद्धांत ये फ्रांसीसी विचारक थे। फ्रांस में लोक प्रशासन पर कई अन्य शोध ग्रंथ भी प्रकाशित हुए, जिनमें 1859 में प्रकाशित विवेयन द्वारा लिखित एतुदेज एडमिनिस्ट्रेटिव्स जो है ये महत्वपूर्ण पुस्तक उल्लेखनीय है। लोक प्रशासन विषय का अध्ययन अन्य विषयों के साथ चलता रहा, लेकिन उसकी अलग से कोई पहचान स्थापित नहीं हो सकी थी। लोक प्रशासन के वातावरण का नए और उच्चतर तकनीकी क्षेत्रों में प्रसार का मुख्य कारण औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। इस विषय का अनेक कठिन और विशिष्ट कार्यों के लिए आह्वान किया गया। धीरे धीरे उनके अनुभव विभिन्न प्रशासनिक और नियम पुस्तकों में व्यवस्थित ढंग से लिखे जाने लगे। फिर भी लोक प्रशासन को एक अलग विषय का रूप धारण करने में काफ़ी समय लग गया। लोक प्रशासन के विषय का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं और 19वीं शताब्दी में राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्वरूप को बदलने के साथ हुआ। इसका प्रारंभ इस विश्वास के साथ हुआ कि सरकार और प्रशासन का स्वरूप सामान्य हो, जिससे साधारण व्यक्ति की पकड़ में और पहुंच में आ सके। ये जैक्सोनियन विचारधारा थी जो 19वीं सदी के 8वें दशक तक प्रचलित रही। इसमें एक ऐसी नौकरशाही का विकास हुआ जो लूट पद्धति यानी स्पॉयल सिस्टम में विश्वास रखती थी। इसके फलस्वरूप उसमें भ्रष्टाचार का प्रादुर्भाव हुआ और इसी की प्रतिक्रिया के कारण अध्ययन क्षेत्र में एक अलग विषय के रूप में लोक प्रशासन के प्रति लोगों को रुचि बढ़ी और 1887 में अमेरिका में इसका जन्म हुआ। तो लोक प्रशासन जो है अध्ययन के विषय के रूप में एक नया विषय है और इसका जन्म 1887 में अमेरिका में हुआ, जब वुडरो विल्सन का एक लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो याद रखिएगा, लोक प्रशासन का एक नए विषय के रूप में प्रादुर्भाव 1887 में वुडरो विल्सन के द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख से हुआ था। सामाजिक विज्ञानों में लोक प्रशासन अपेक्षाकृत नया विषय है। इसने अभी तक केवल 123 वर्ष की यात्रा की है और एक युवा सामाजिक विज्ञान होने के बावजूद इसमें अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। इससे इसमें उथल पुथल भी रही है और हम जानेंगे कि जो लोक प्रशासन का विकास है ये इतिहास में किन चरणों को पार किया है उसके बारे में। तो लोक प्रशासन का अध्ययन हम 6 चरणों में करेंगे। पहला चरण तो ये इसके प्रारंभ और उदय का काल है 1887 से 1926, जिसमें राजनीति और प्रशासन का द्वैध भाव शामिल था, यानी राजनीति को और प्रशासन को राजनीति से अलग करने का कार्य किया। द्वितीय चरण 1927 से 1937 तक चला, जिसमें प्रशासन के सिद्धांतों को व्यवस्थित करने का कार्य किया गया। तृतीय चरण 1938 से 1947 ये चुनौतियों और आलोचनाओं का काल रहा। चतुर्थ चरण 1948 से 1970 ये स्वरूप की संकटावस्था से संबंधित था। पांचवा चरण 1971 से 1990 ये इंटरडिसिप्लिनरी और परिपक्वता का काल था और छठा चरण 1991 से वर्तमान में लोकनीति, लोक विकल्प और नवीन लोक प्रबंध का काल है। तो आइए शार्ट में हम इन सभी चरणों के बारे में जान लेते हैं। पहले चरण के बारे में जानते हैं 1887 से 1926, जो राजनीति और प्रशासन के डायरार्की यानी द्वैत भाव से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं कि एक अलग विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, यानी लोक प्रशासन का जन्म स्थल अमेरिका है। इसकी जन्म तिथि 1887 है। वुडरो विल्सन जो उस समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक थे, ये बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने थे, इस विषय के जनक माने जाते हैं। इनका 1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक एक पत्रिका में लेख प्रकाशित हुआ, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का अध्ययन। इस लेख को लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के प्रथम युग प्रवर्तक घटना माना जाता है। इस लेख में उन्होंने राजनीति और प्रशासन को अलग अलग बताया और कहा कि एक संविधान की रचना सरल है पर इसको चलाना बहुत कठिन है। उन्होंने इसे चलाने के क्षेत्र के अध्ययन पर बल दिया और आज विल्सन की ख्याति 2 कारणों से है। एक तो वे लोक प्रशासन शास्त्र के जनक माने जाते हैं और दूसरे वे राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण में विश्वास रखते हैं।
विल्सन द्वारा लिखित इस लेख ने शैक्षणिक जगत में उत्साह भर दिया, क्योंकि लूट प्रणाली यानी स्पॉयल सिस्टम को समाप्त करके योग्यता पर आधारित भर्ती के लिए बनाया गया पेंडल्टन अधिनियम 1883 उस समय बहुत चर्चित था। दूसरी तरफ बुद्धिजीवी वर्ग का मानना था कि प्रशासन में सच्चरित्रता और कुशलता की स्थापना के लिए प्रशासन में राजनीति का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। इसलिए प्रोफेसर वाल्डो ने वुडरो विल्सन को एक शास्त्र के रूप में लोक प्रशासन का जनक माना है। राजनीति और प्रशासन का अलगाव या पृथक्करण के साथ एक दूसरा नाम जुड़ा है। ये हैं फ्रैंक जे गुडनाउ। ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे। सन 1900 में इन्होंने पुस्तक लिखी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी राजनीति और प्रशासन। इसमें गुडनाउ ने ये तर्क दिया कि राजनीति राज्य की इच्छा को प्रतिपादित करती है, जबकि प्रशासन इस इच्छा या नीति के क्रियान्वयन से संबंधित है। इस समय अमेरिका में सरकार में सुधार के आंदोलन चल रहे थे। वहाँ की सरकार में काफ़ी भ्रष्टाचार था, ढीलापन था और इस तरह के वातावरण में सुधार की लहर उठना स्वाभाविक था। अनेक विद्यालयों में लोक प्रशासन का विषय खुलने लगा और विद्वान इस क्षेत्र में लिखने पढ़ने लगे। 1914 में अमेरिकी राजनीति विज्ञान संघ यानी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कहा गया कि सरकार में काम करने के लिए दक्ष व्यक्तियों की पूर्ति करना राजनीति शास्त्र के अध्ययन का एक लक्ष्य है। और इसका परिणाम ये हुआ कि लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख अंग बन गया और इसके अध्ययन का प्रसारण दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़ने लगा। 1926 में लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक, जो कि टेक्स्ट बुक कही जाए, ये प्रकाशित हुई। इसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका। इस पुस्तक के लेखक LD व्हाइट थे। इसमें लोक प्रशासन को सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करने वाली व्यवस्था बताया गया, जो आधुनिक शासन व्यवस्थाओं का केंद्र बिंदु है। ये पुस्तक राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण में आस्था रखती है और इसके लेखक की ये मान्यता है कि लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य दक्षता और मितव्ययिता है। इस तरह से इस चरण की दो प्रमुख विशेषताएं रहीं, एक तो लोक प्रशासन का जन्म और राजनीति और प्रशासन में पृथक्करण। दूसरा चरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, ये 1927 से 1937 का काल है, द्वितीय चरण, और ये प्रशासन के सिद्धांतों का काल कहा जाता है। लोक प्रशासन के इतिहास में दूसरा चरण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस चरण की मुख्य व्यवस्था या प्रधान लक्ष्य ये था कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत हैं और लोक प्रशासन के विद्यार्थियों का काम इन सिद्धांतों का पता लगाना, इनके क्रियान्वयन को प्रोत्साहन देना है। इस चरण की प्रथम पुस्तक WF बिलोबी ने प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत प्रकाशित किया और इसका प्रकाशन 1927 में हुआ था। बिलोबी की पुस्तक का शीर्षक ध्यान देने योग्य है। बिलोबी का विश्वास था कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं और इनको क्रियान्वित करने से लोक प्रशासन में सुधार हो सकता है। बिलोबी के बाद भी अनेक विद्वानों ने पुस्तकें लिखा और देखिए 1929 में मेरी पार्कर फॉलेट की पुस्तक क्रिएटिव एक्सपीरियंस, हेनरी फेयोल के द्वारा 1929 में एक पुस्तक प्रकाशित की गई इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, और देखिए 1937 में लूथर गुलिक और उर्विक द्वारा एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 1939 में मूने और रैले द्वारा लिखित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के सिद्धांत, ये सभी लोक प्रशासन के द्वितीय चरण में यानी सिद्धांत निर्माण काल के महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। इन विद्वानों का दावा था कि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण एक विज्ञान है, क्योंकि प्रशासन एक विज्ञान है और इसके आगे लोक शब्द लगाना व्यर्थ है। सिद्धांत को सभी जगह कार्यान्वित होते हैं, चाहे वो क्षेत्र लोक हो या निजी। गुलिक और उर्विक, देखिए लूथर गुलिक और उर्विक ने इन सिद्धांतों को पोस्ट कॉर्ब के रूप में समाहित किया था। ये 7 शब्दों का समूह है और ये द्वितीय चरण जो है लोक प्रशासन के विकास का, इसको लोक प्रशासन में सिद्धांत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि लोक प्रशासन से संबंधित सिद्धांतों की व्याख्या और साहित्य निर्माण के लिए ये काल याद किया जाता है। लोक प्रशासन के विकास का जो तीसरा चरण है 1938 से 1947, ये चुनौतियों और आलोचनाओं का काल है। जैसे विकास होता है, किसी भी चीज़ का प्रारंभ हुआ, विकास होता है तो उसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं।
लोक प्रशासन के जो विषय का प्रारंभ हुआ वो जो है राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण से प्रारंभ हुआ और उसके बाद उसमें पुस्तकें लिखी गई, लोक प्रशासन का अध्ययन प्रारंभ हुआ, प्रशासन के सिद्धांतों के निर्माण की बात की गई। लेकिन इसका जब तीसरा चरण आता है, थर्ड स्टेज, तो इसके सामने कुछ चुनौतियां आती हैं। प्रशासन में सिद्धांतों को बहुत जल्दी चुनौती मिलने लगी। 1938 से 1947 का चरण लोक प्रशासन के क्षेत्र में ध्वंसकारी रहा है। 1938 में चेस्टर बर्नार्ड ने द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के कार्य का प्रकाशन किया। इस पुस्तक में प्रशासन के व्यापक मुद्दों पर विचार किया गया, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक कार्य, प्रकार्यात्मक फैलाव, संगठनात्मक परिवेश, संगठनात्मक इकाइयों के मध्य सम्यक और प्रलोभन योगदान। चेस्टर बर्नार्ड ने, जो स्वयं एक अत्यंत अनुभवी प्रशासक थे, अपनी पुस्तक में ऐसे किसी भी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया। 1946 में हर्बर्ट साइमन, इन्होंने अपना एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने लोक प्रशासन के तथाकथित सिद्धांतों का उपहास किया और उनको किंवदंतियां यानी प्रोवर्ब्स की संज्ञा दी। साइमन के अनुसार ये सिद्धांत मनुष्यों को रहने लायक मकान निर्मित करने की अपेक्षा क्रम में लगी हुई छोटी छोटी गुमटियों की श्रृंखला ही दिखाई देते हैं। एक साल बाद 1947 में उन्होंने अपनी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रशासनिक व्यवहार, प्रशासनिक संगठन में निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन लिखा, जिसमें उन्होंने ये सिद्धांत भली भांति सिद्ध किया कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने प्रतिबंधित विवेकशीलता के साथ साथ प्रशासन के विवेकपूर्ण सिद्धांत को विकसित किया और इस पुस्तक में उनके निर्णय प्रक्रिया के विश्लेषण पर योगदान को ध्यान में रखते हुए 1978 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो जो सिद्धांतों के लिए चुनौतियों का काल रहा, उसमें साइमन का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को किंवदंतियां या कहावतें कहा था। इसी तरह 1947 में एक महत्वपूर्ण विचारक रॉबर्ट डहल ने कहा कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है और इस लेख का शीर्षक था द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने ये कहा कि लोक प्रशासन को सिद्धांत की खोज में 3 बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पहला है विज्ञान मूल्य शून्य होता है जबकि प्रशासन में मूल्यों का बाहुल्य है। दूसरा ये है कि मनुष्यों के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं जिससे प्रशासन के कार्यों में विभिन्नता आती है। और लोक प्रशासन के विज्ञान होने के मार्ग में तीसरी बाधा है सामाजिक ढांचा, जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन अपने को पाता है। रॉबर्ट डहल के इस लेख और विचार से लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विज्ञान के प्रयास या स्वतंत्र विज्ञान मानने का जो प्रयास किया था उसको ठेस लगी थी। इसी समय जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। सत्ता यानी अथॉरिटी, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी और आदर्श प्रारूप के संबंध में वेबर के विचारों ने शैक्षिक जगत में उथल पुथल मचा दी, लेकिन लोक प्रशासन के समक्ष उपस्थित चुनौतियां बढ़ती चली गई। हॉथोर्न प्रयोग किए गए। इसके पश्चात लोकप्रिय हुई मानव संबंध विचारधारा ने भी लोक प्रशासन के परंपरागत दृष्टिकोण को ध्वस्त कर नई चुनौती ही पैदा की। तो इस तरह से तीसरा चरण लोक प्रशासन का ये चुनौतियों और आलोचनाओं से भरा रहा। लोक प्रशासन के विकास का जो चौथा चरण था 1948 से 1970, ये स्वरूप की संकटावस्था से संबंधित था। चौथा चरण लोक प्रशासन के इतिहास में संकट का काल रहा है। लोक प्रशासन जिन जिन उपलब्धियों की बात कर रहा था वे सारी नाकाम सिद्ध कर दी गई। सिद्धांतवादी विचारधारा हर्बर्ट साइमन की आलोचना के फलस्वरूप अविश्वसनीय प्रतीत होने लगी और इस शास्त्र के विज्ञान होने का दावा भी चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना कर रहा था। लोक प्रशासन का क्या स्वरूप है, यही अब संदेह का विषय बन गया। तो चौथा चरण लोक प्रशासन के स्वरूप की संकटावस्था से संबंधित है और अब क्या स्वरूप होना चाहिए लोक प्रशासन का, इसका क्या स्वरूप है, ये संदेह का विषय बन गया और इस पर वाद विवाद होने लगा। और क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी चौथे चरण को कहा जाता है लोक प्रशासन के विकास में। चौथे चरण में लोक प्रशासन ने मोटे तौर पर 2 रास्ते अपनाए। कुछ विद्वान लोक प्रशासन से पुनः राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आ गए। आखिर लोक प्रशासन राजनीति से ही निकला था और उसका अंग भी था। राजनीति विज्ञान में इस समय कुछ परिवर्तन आ रहे थे। लोक प्रशासन का राजनीति शास्त्र में जितना महत्व पहले था उसमें गिरावट आ गई।
दूसरी तरफ कुछ विद्वान प्रशासनिक विज्ञान की ओर चले गए। दोनों ही स्थितियों में लोक प्रशासन अपनी अलग पहचान बनाए न रख सका, इसलिए लोक प्रशासन ऐसी अवस्था में सौतेलापन और अकेलापन अनुभव करने लगा। लोक प्रशासन को एक विकल्प की खोज भी करनी पड़ी। ये कौन सा विकल्प था? तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस या प्रशासनिक विज्ञान। लोक प्रशासन, व्यापार प्रबंध आदि शास्त्र मिलकर प्रशासनिक विज्ञान की नींव डाल रहे थे और इसका विचार था कि प्रशासन तो प्रशासन ही है, चाहे मिलों में हो या सरकारी दफ्तरों में। 1956 में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इस विकल्प में भी लोक प्रशासन को अपने निजी स्वरूप को त्यागना पड़ा और बहुत लोगों को ये अखरता भी था। इस चरण में नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विचारधारा पनपने लगी। F.W. फ्रेडरिक्स के प्रतिमानों ने लोक प्रशासन को संबल प्रदान किया। अब आता है पांचवा चरण लोक प्रशासन के विकास का। पांचवा चरण 1971 से 1991 का है, जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी और परिपक्वता का काल ये लोक प्रशासन का आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चरण रहा। चतुर्थ चरण ने लोक प्रशासन को हिला दिया था, जो एक वरदान सिद्ध हुआ। और आप जानते हैं चुनौतियों से मनुष्य महान बनता है और इसी तरह विज्ञान भी ऊपर उठते हैं। यही लोक प्रशासन में हुआ। इसकी सर्वांगीण उन्नति हुई। अनेक शास्त्रों के विज्ञान लोक प्रशासन के क्षेत्र में आए, इनकी सेवा करने लगे। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इन विज्ञान में विषय में रुचि लेने लगे और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी सदैव से ही लोक प्रशासन में रुचि लेते रहे हैं। इन सब के प्रयत्नों के फलस्वरूप लोक प्रशासन इंटरडिसिप्लिनरी बना। समाजशास्त्रों में यदि कोई सबसे अधिक अंतर विषयी है तो वो लोक प्रशासन ही है। लोक प्रशासन के विकास के इस चरण में ड्वाइट वाल्डो और फ्रेडरिक्स F.W. रिक्स जैसे विद्वानों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। रिक्स ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन पर बल दिया। उसने विकासशील देशों के समाजों के लिए आदर्शों और नमूनों का गठन किया और इस काल में फ्रैंक मैरिनी द्वारा संपादित एक पुस्तक टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव यानी नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं, मिन्नो बुक परिप्रेक्ष्य के 1971 में प्रकाशन के साथ ही नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा विकसित हुई। ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस यानी लोक प्रशासन जो है उथल पुथल के समय में, ये 1977 के प्रकाशन ने इस काल में लोक प्रशासन को सहारा दिया। अब एक नई विचारधारा तुलनात्मक लोक प्रशासन या कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरू हुई और इसके साथ एक और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी विकास प्रशासन का शुरुआत हुआ और ये अविस्मरणीय घटनाएं थी लोक प्रशासन के विकास में। अभी तक लोक प्रशासन में पश्चिमी देशों का अध्ययन था। लोक प्रशासन संस्कृतिबद्ध ही था, लेकिन ये आवश्यक था कि लोक प्रशासन में शोध कार्य अफ्रीका और एशिया के देशों में भी हो, जहाँ की संस्कृति दूसरी और भिन्न थी और लोक प्रशासन एक संस्कृति के घेरे से निकलकर अन्य संस्कृतियों को ओर चला भी आया और ये विषय और भी विस्तृत और अलंकृत हुआ। तो पांचवा चरण जो है ये सभी चुनौतियों को पार करके लोक प्रशासन परिपक्व विषय के रूप में आगे आया। छठा चरण 1991 से अब तक है, जो कि आधुनिक विकास का चरण है और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत ने 1991 में उदारवाद की नीति अपनाई और नेहरू जी के द्वारा जो समाजवाद का मोह था उसको छोड़ दिया गया। उदारीकरण, वैश्वीकरण जो है, प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ। अभी तक राज्य का बोलबाला था, अब राज्य के साथ बाजार या मार्केट भी आ गया। प्रतियोगिता में नागरिक को लाभ होता है, चीज़ें अच्छी और कम कीमत पर मिलती हैं और बाजार के आगमन के साथ अन्य परिवर्तन भी समाज में आए। कई कार्य सहकारी समितियां अपने हाथ में ले रही हैं। केरल में मछली उद्योग को मछुआरों की सहकारी समितियां संभाल रही हैं। खेती के लिए पानी की व्यवस्था कुछ राज्यों में किसानों ने अपने हाथ में ले लिया और ऐसे सामान्य कार्य जो हैं इसमें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंतर्गत आ जाते हैं और ऐसे प्रशासनों का प्रबंध कम्युनिटी के हाथ में है और ये बढ़ता हुआ एक समय है जब हम राज्य की ओर देखते थे। 1990 के पश्चात बाजार आया और साथ ही एक तीसरा क्षेत्र CPR यानी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी आया। तो आप जान लीजिए कि लोक प्रशासन के विकास में छठा चरण 1991 से प्रारंभ हुआ और भारत में भी इसी समय प्रारंभ हुआ, लेकिन विश्व भर में उदारीकरण की लहर 1970 से ही शुरू हो चुकी थी।
दुनिया के सभी देशों में सरकार और अधिकारी तंत्र के विरुद्ध विचार प्रबल हो रहे थे और निजी प्रशासन या दूसरे शब्दों में बाजार की ओर आकर्षण बढ़ रहा था। इस समय पाश्चात्य देशों में नवीन लोक प्रबंध यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का विचार शुरू हुआ। लोक प्रशासन को पब्लिक मैनेजमेंट में बदल जाना चाहिए, ये विचार प्रतिपादित किया गया। और नवीन प्रबंध लोक प्रशासन में प्रबंधवाद यानी मैनेजेरियलिज्म को अंधाधुंध बढ़ावा देता है, और ये इसलिए क्योंकि पारंपरिक लोक प्रशासन में लोक निर्णय शीघ्र हों और मितव्ययिता हो। छठे चरण में नवीन लोक प्रबंध एक प्रबल आंदोलन के रूप में उभरा है। नवीन लोक प्रबंध अब लोक प्रशासन के अध्ययन का अंग बन गया है और ये लोक प्रशासन के कार्य संपादन को अधिक महत्व देता है। आप जान लीजिए कि लोक प्रशासन में धीरे धीरे नियंत्रण, नियमन, लाइसेंस, परमिट आदि को कम करने का कार्य किया गया और लोक प्रशासन की कार्यप्रणाली में समयानुसार परिवर्तन हो रहा है। नवीन लोक प्रबंध की विशेषताओं को स्वीकार करने से जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन की कार्यशैली है, उस कार्यशैली में, संस्कृति में, दृष्टिकोण में और उसकी छवि में सुधार हुआ है। नवीन लोक प्रबंध कई विशेषताओं को अपने में शामिल किए हुए है। प्रतिस्पर्धा, विकास और चयन, उदारवाद, मितव्ययिता, कार्यकुशलता और प्रभावशीलता, नौकरशाही का विरोध, नियमों की गुणवत्ता में सुधार, पेशेवर प्रबंधन पर बल, सत्ता का विकेंद्रीकरण और जन जवाबदेही तथा जन आवश्यकताओं, सार्वजनिकता और निजी क्षेत्र प्रबंध शैली का अनुकरण। तो ये सारी चीज़ें नवीन लोक प्रबंध के दायरे में हैं, जो कि लोक प्रशासन का सबसे अंतिम और जो है लोक प्रशासन का अंतिम चरण माना जाता है। तो आप जान लीजिए कि ये जो हमारा आज का टॉपिक रहा है, इसमें हमने लोक प्रशासन का अध्ययन के विषय के रूप में विकास और वर्तमान में इसकी दशा और दिशा क्या है उसके बारे में इसमें विस्तार से पढ़ा। इसमें कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।